ओके, सो लेटर वैदिक एज। नाउ अभी इसके बारे में हमने डिस्कशन तो कर लिया था। नाउ वी विल सी द सेम थिंग ऑन द पीपीटी, और इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, but no, of course not in very detail, but there are some things. So now during the later Vedic age, the Aryans thoroughly subdued the fertile plains watered by Yamuna, Ganga and Sagarina. तो ये रिवर्स है, and they crossed the Vindhyas and settled in the Deccan to the north of Godavari. So you can you know the map of India now. तो उसमें गोदावरी रिवर तो महाराष्ट्र से बहती है, तो विंध्यास उसके ऊपर है, मध्य प्रदेश उस एरिया में। तो विंध्यास को भी क्रॉस करके गोदावरी तक का एक्चुअली आर्यन सेटलमेंट्स शुरू हुए। सो इस इन आर्यन सेटलमेंट्स के साथ आर्यन कल्चर और आर्यन रिलीजन, द वैदिक रिलीजन ऑल्सो गॉट स्प्रेड। तो अब इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट मच ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीज एट देयर कॉस्ट। तो उसका उसका एक रीजन ये था कि अभी जो असेंबलीज पहले थी, अब जैसे दे वर वेरी कन्फाइंड टू स्मॉल एरियाज, जैसे कुछ गांव में कुछ गांव मिला के एक पर्टिकुलर ट्राइबल चीफडम बनता था। तो अभी वो बढ़ना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द सेटल्ड अग्रेरियन इकोनॉमी। तो जो एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई और सेटलमेंट्स बढ़ते गए, तो बड़े एरियाज एक छत्र राज के अंदर आने लगे। अब यहाँ पर जो है, इनको गवर्न करने के लिए असेंबलीज और अगर ये रहेंगी तो उसकी फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। ऑल राइट, तो इसीलिए अथॉरिटेरियन पावर आने की शुरुआत हुई। तो एक पर्टिकुलर किंग के हाथ में, एक पर्टिकुलर लीडर के हाथ में होल एंड सोल पावर्स का जो सिस्टम आने लगा, वो शुरू हुआ। एंड सो इन अदर वर्ड्स, चीफडम गेव वे टू किंगडम्स। सो बेसिकली नाउ जो पहले ट्राइबल चीफडम्स थे वो अभी किंगडम्स बनने लगे, और वो किंगडम जो है, द ऑफिस ऑफ द किंग, इट ऑल्सो बिकेम हेरिडिटरी। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम्स मेड द किंग मोर पावरफुल and for all practical purposes the kingship became hereditary. तो अब ये जो असेंबली थी विधाता, ये तो completely disappeared. सभा एंड समिति continued to hold ground, but their character changed and they were no more representative of the will of the majority. तो पहले जैसा इनमें एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट था, क्योंकि what are what is parliament, what does parliament represent, or what do parliamentarians represent? So basically they represent nothing but the will of the people. यानी अब किसी कंट्री को डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे किसी कंट्री को अगर गवर्न करना है, सपोज इंडिया ही सही, तो इंडिया में सत्ता किसके, कौन गवर्न करेगा? तो अब सबके सब लोग मिलके तो गवर्न नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी ए बॉडी, देयर हैज टू बी सम सेट ऑफ पीपल हु वुड इवेंचुअली रूल। तो वो रूलर्स जो रहेंगे उनको जनता चुनेगी। ओके, सो थ्रू इलेक्शन अ सेट ऑफ पीपल would assume power and then govern the rest of the population. ओके, तो ये जिन लोगों को चुन के दिया गया, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं? ये लोगों की विल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और फिर संसद एक ऐसी ये होगी जिसमें जो पॉपुलर हाउस होगा, उसकी जो मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास रहेगी, जिस पर्टिकुलर ग्रुप के पास रहेगी, वो कैबिनेट बनाएंगे, यानी वो सरकार बनाएंगे। सो दिस इज द सिस्टम। तो इस टाइप का एक मिनिएचर लेवल पे सिस्टम सभा समिति में हुआ करता था। अब पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसीज कुड फंक्शन इन मॉडर्न इराज, लेकिन पुराने टाइम पे उसको डेमोक्रेसी को कैसे एक्चुअली कंडक्ट किया जाएगा, वो एक मतलब उसका कोई लेट डाउन ये नहीं था ना। इंडिया में जो डेमोक्रेसी बनती है, मतलब चल रही है, या इंडिया में जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम या जुडिशियल ये सब जो चल रहा है, ये किसी चीज में से आया है। किस में से आया है? वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से वो सब आया है।
सेम इज द केस विद ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। उस जमाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, तो कैसे उसको, और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज होती है विच इज सैक्रोसैंक्ट, विच हैज टू बी अडहेयर्ड टू बाय एनीवन इन इंडिया, अदरवाइज देयर वुड बी टोटल chaos। या तो फिर वहां उसमें एक अथॉरिटेरियन रूल आ जाएगा, जैसे व्हेन एडोल्फ हिटलर केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मींस। एक्चुअली एडोल्फ हिटलर वाज अ इलेक्टेड लीडर, एंड what he did was he assumed all the powers and suspended the constitution। तो या तो वो करो, लेकिन as long as everyone believes in the constitution, तो उससे एक जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है, और उसकी वजह से रेगुलर लेवल पीरियड्स पे इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, सम वुड कम टू पावर, इफ पीपल डू नॉट लाइक देयर गवर्नेंस दे वुड बी रिमूव्ड, अनदर पीपल वुड बी ब्रॉट टू पावर। तो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल। तो अब सभा एंड समिति जो थी ये एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन दे नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड द विल ऑफ द मेजोरिटी, क्योंकि पावर सारी किंग के हाथ में आ गई थी। So women were no longer permitted to attend the assemblies, which came to be dominated by nobles and the Brahmins. So नोबल्स यानी कौन होंगे? नोबल्स जो रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड लोग होंगे, या बेसिकली जो क्षत्रिय, इंडिया की केस में जो क्षत्रिय कास्ट के होंगे, और ब्राह्मण। तो इनमें असेंबलीज में अब यही लोग आने लग गए, और सत्ता धीरे धीरे ये दो हायर वर्नास के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होने लगी। Now the term राष्ट्र indicating territory first appeared in this period। तो इसके पहले जो वेद है, वेदों में राष्ट्र का नाम कहीं नहीं है। राष्ट्र का मतलब टेरिटरी, और तो उसमें जैसे, या जनपद, तो ये वर्ड जो है राष्ट्र, ये वेदों में नहीं है, ये आगे के लिटरेचर में आया है। तो इसी से पता लगता है कि बड़े किंगडम्स वैदिक पीरियड के टाइम में नहीं थे। फिर the institution of now the institution of Gotra appeared in the later Vedic phase for the first time। तो गोत्रा का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इज काउपेन। सो गोत्रा सिग्निफाइड डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। Now Gotra has been regarded as a mechanism for widening the socio-political ties as new relationships were forged between hitherto unrelated people। ठीक है, सो अनरिलेटेड पीपल में, लोगों में, यानी थ्रू विच आर नॉट फ्रॉम द सेम ब्लड लाइन, जब नए रिलेशंस होंगे, नाउ दिस रिलेशंस वुड बी फोर्ज्ड बाय मींस ऑफ मैरिज। तो उसकी वजह से बेसिकली जो समाज है, समाज बनना शुरू होगा, एक देश बनना शुरू होगा। वरना तो सब अपने अपने ग्रुप में अगर शादियां करते रहेंगे और उसी में तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स सब चलता रहेगा, तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बहुत सारे आइसोलेटेड पॉकेट्स बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम इस गोत्रा सिस्टम के साथ एक ये था कि गोत्रा एक्सोगैमी वाज प्रैक्टिस्ड विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ण सिस्टम। सो you are not allowed to marry outside the varna, but you are supposed to marry outside your gotra। Okay, so people began to follow the practice of this gotra exogamy। exogamy और endogamy का simple meaning ये है, exogamy is marrying outside the group, endogamy is marrying within the group। So there was gotra exogamy and caste endogamy। So in other words, marriage between persons belonging to the same gotra was prohibited। ठीक है, then social organization। Now society in the later Vedic age became increasingly complex and came to be divided into four varnas: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras। तो अब जैसे ये जो चार वर्ण बने हैं, तो वेदों के हिसाब से इनमें कोई हायरार्की नहीं थी, कोई ऊपर या नीचे नहीं था। जो वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है, ठीक है, उसमें जो पुरुष सुक्त हाइम है, उसमें एक जो मेंशन किया गया है कि देयर वाज अ प्राइमोर्डियल सुपर ह्यूमन हु डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, और उसकी बॉडी में से चार वर्ण निकले। तो जैसे सिर में से ब्राह्मण निकले, हैंड्स में से, आर्म्स में से क्षत्रिय निकले, लोअर पार्ट में से वैश्यास निकले, और पैरों में से शूद्रा निकले।
तो अब देखा जाए तो अगर तुम एक बॉडी को इमेजिन करो तो बॉडी के सारे जो फंक्शंस है वो एक दूसरे के सारे पार्ट्स की वजह से है। एक परफेक्ट बॉडी कैसे बनती है? बिकॉज all things are there. Now imagine a body without legs, तो क्या वो बॉडी फंक्शन कर पाएगी अच्छे से? जिंदा रह लेगी लेकिन फंक्शन तो नहीं कर पाएगी। ओके, विदाउट हैंड्स। सो ऑल पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसी वजह से उसमें वैदिक टाइम में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है उसमें हायरार्की एज सच बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं की गई है। लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ, जब ये एक बार एंट्रेंच होना, व्हेन दिस सिस्टम स्टार्टेड गेटिंग एंट्रेंच्ड इन द सोसाइटी, तो धीरे धीरे लेटर वैदिक एज के टाइम पर इसमें एक ये फोरफोल्ड डिवीजन जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट होता गया। और ये स्ट्रिक्ट तो हुआ ही हुआ, प्लस इसको एक बर्थ बेस्ड सैंक्टिटी मिल गई। सो अब सन ऑफ अ ब्राह्मण वुड बी अ ब्राह्मण, सन ऑफ अ क्षत्रिय वुड बी क्षत्रिय, एंड सो ऑन। वरना पहले ये सारे पर्सनालिटी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्णों का जैसे रजस, वो जो तीन गुण है, कौन कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो उसके बेसिस पर जो पर्सनालिटीज होती है, रजस, तमस और सत्व, सात्विक, रजस एंड तामसिक, राजसिक एंड तामसिक, ऐसी जो तीन पर्सनालिटी टाइप्स है, इनके मिक्सचर और इनके हिसाब से वो जिसमें जो उनका ज्यादा प्रभाव होगा वो पर्टिकुलर वर्ण का रहेगा। इट हैड नथिंग टू डू विद बर्थ। तो ये जो फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे इसमें ब्राह्मण्स ने एक वर्चस्व हासिल किया। सो तो सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन जो मिली वो ब्राह्मण्स को मिली। सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन वाज ऑफ क्षत्रियस, थर्ड ऑफ वैश्यास, और देन फोर्थ वॉज शूद्रास। और जितनी नीचे है तुम उसमें हायरार्की आ गई, और हायरार्की में तुम जितने नीचे आओगे उतनी ही तुम्हारी डिसेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। नॉट ओनली डिसेबिलिटीज बट ऑल्सो द काइंड ऑफ पनिशमेंट्स फॉर द सेम ऑफेंस। सपोज किसी ने चोरी की है तो एक ब्राह्मण चोर को अलग सजा होगी, क्षत्रिय को अलग होगी, वैश्य को अलग होगी, शूद्र को अलग होगी, यानी देयर वाज नो इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इवन द एंड दिस इज व्हाट हैज बीन कोडिफाइड इन द मनुस्मृति, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रिटिसाइज्ड कि उसमें इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड इनफैक्ट विमेन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसा उस स्मृति के हिसाब से। ठीक है। सो अब ये भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रियाज एंड वैश्याज है, ये बेसिकली एक स्मॉल माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो आज की भी डेट में अगर तुम ये पॉपुलेशन देखो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, यानी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो अपर थ्री वर्नाज है ये हार्डली 12% है, 12 to 15%, 14% के रेंज में है। सो इन इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी 85% प्लस पॉपुलेशन आर शूद्राज। तो शूद्राज में फिर बाकी भी आ गए, सब आ गए उसमें, SC ST एंड OBC, ये पॉपुलेशन है 85% पॉपुलेशन। ठीक है। So the main most of the powers, most of the economic privileges started to be uh, enjoyed by the upper three varnas, and this practice started in the later Vedic phase itself. अब अब ये जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी इसमें ऑफ कोर्स टेंशंस क्रिएट होंगे, बिकॉज सम पीपल आर गेटिंग प्रिविलेजेस, सम आर नॉट गेटिंग प्रिविलेजेस। तो इसी को चैलेंज करने के लिए कई सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए, और उसमें से द सेक्ट्स लेड बाय वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध बिकेम मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड वो उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि एक टाइम आया था कि ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया था, बट अगेन इट रिवाइव्ड आफ्टर द फॉल ऑफ स्पेशली ऑफ बुद्धिज्म। और जैनिज्म की जहाँ तक बात थी, इनफैक्ट जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो हमको बुद्धिज्म और जैनिज्म पे ही है। सो जैनिज्म की जहाँ तक बात थी, दिस जैनिज्म वाज अडॉप्टेड मोस्टली बाय द वैश्यास, दैट मीन्स द ट्रेडिंग कम्युनिटी। और आज की भी डेट में वो एक बिजनेस कम्युनिटी की तरह ही है जैन्स। सो एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इट इज द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी इज द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है।
सो ये जो फोरफोल्ड डिवीजन था, तो इसमें ब्राह्मण्स आर नाउ द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस इनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स who performed various rituals and sacrifices for their clients. So now, since Brahmin is supposed to be associated a middleman between human being and a god and the god, तो अपने आप ही उसकी एक पोजीशन, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन उभर के आने लगी सोसाइटी। ठीक है, आज की डेट में एक पुजारी की वैल्यू इतनी नहीं है, मतलब हार्डली एनीवन रिस्पेक्ट्स, यानी रिस्पेक्ट, यानी नो वन इवन थिंक्स अबाउट अ पुजारी नाउअडेज। ठीक है, उसका आज की डेट में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, लेकिन पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से, उस रिस्पेक्ट की वजह से अपने आप ही एक बहुत ज़्यादा पावर उसके हाथ में आ गई थी। सो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स वर अर्लियर, इन अर्ली डेज दे वर इनटू दिस practice of rituals and sacrifices. ठीक है, so in the beginning they were merely one of the 16 classes of priests, but later on they overshadowed the others. तो ऐसे जो priest होते हैं उसकी अलग अलग क्लासेस होती है, उसमें ब्राह्मण वॉज वन ऑफ द 16, ऐसे 16 क्लासेस थी। तो अभी भी कुछ पुजारियों की कास्ट है इंडिया में, जैसे कि ये जो गोस्वामी वगैरह सरनेम के रहते हैं ना, अर्नब गोस्वामी, तो दे आर नॉट ब्राह्मण्स बट दे बिलोंग टू दैट कास्ट ऑफ पुजारीज। फिर जैसे जो पुरी सरनेम के रहते हैं, पुरी, जैसे अमरीश पुरी वगैरह जो एक्टर्स, ओम पुरी, ये सारे ये एक पुजारी कास्ट होती है, बट इन रियलिटी दे आर, बट अदरवाइज दे आर नॉट ब्राह्मण्स। तो ऐसी 16 क्लासेस और थी, जिसमें से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स है, वन ऑफ द क्लास था ऑफ पुजारीज। तो इन्होंने ओवर इवेंचुअली बाकी सारे पुजारियों को ओवर शेडो कर लिया, और फिर बाकी के जो ये क्लासेस थे पुजारियों के, ये कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसमें से कुछ कुछ है अभी भी जो एग्जिस्ट करती है कास्ट, विच आर ट्रेडिशनली पुजारीज बट दे आर नॉट ब्राह्मण्स। ओके, then Kshatriyas, they constituted the warrior class. Majority of the rulers belong to this class. Now, then Vaishyas, they were the agriculturists, cattle rearers, traders, artisans, and metal workers, which formed the bulk of the population. Now, in some texts, the Kshatriyas are represented as living on the tributes collected from the Vaishyas. ठीक है, तो जो अत्रिय ब्राह्मण है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, so Kshatriya is to live on the tributes and the taxes paid by the Vaishyas, and Vaishyas are tribute paying community and they can be beaten, और बाकी जो शूद्रास है, they are supposed to serve the upper three varnas and they can be beaten at will. ऐसा ऐसा आत्रेय ब्राह्मण में लिखा है। तो पहले जो वैश्य कम्युनिटी थी ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी ये सारे ही काम करते थे, यानी गाय पालना, दूध ये करना, मिल्क का ट्रेड, फिर आर्टिसंस में भी थे, मेटल वर्कर्स में भी थे। तो बेसिकली जो रेस्ट क्षत्रिय और ब्राह्मण छोड़ के बाकी सारे लोग जो है वो एक्चुअल काम करने वाले लोग थे। अब उसमें से कैसा है, सपोज किसी ने जूते बनाए, कोई लेदर का काम करता है और उसने जूते बनाए, तो अब उस जूते बनाने वाली जो वो अल्टीमेटली एक जाति बन गई। वो जाति क्यों बनी? क्योंकि शादी उसमें इंटरनली होने लगी, तो वो एक जाति बन गई। सो एक यानी लेदर चमड़े का काम करने वालों की एक जात बन गई। तो अब ये जो उन्होंने जूते बनाया, ये जूते मार्केट में कैसे जाएंगे, यानी ये अल्टीमेटली लोग पहनेंगे कैसे, बिकॉज ये तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो बेचने के लिए एक दूसरे लोग थे। सिमिलरली किसी ने अनाज उगाया, गेहूं उगाया, चावल उगाया, तो ये लोग कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेगा, तो वो पहुंचाने के लिए दूसरे लोग थे। ऑलराइट, सेम इज द केस विद मेटल वर्कर और एनी प्रोडक्ट दैट वाज प्रोड्यूस्ड। तो हुआ क्या कि इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाले रह गए नीची जात में, लेकिन इनको ट्रेड करने वाले आ गए ऊपर की जात में। तो इनके जो ट्रेडर्स थे ना, ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा होता है मैन्युफैक्चरिंग और इससे हमेशा। ठीक है, सो सेम इज द केस विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और आज की डेट में भी जो किसान आंदोलन वगैरह सब चल रहे हैं, वो मतलब वो उसी इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की कोई कमी नहीं है। एग्रीकल्चर इज डूइंग वेल बट द फार्मर्स आर नॉट, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। उसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है,
और लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है तो उसका यील्ड ज़्यादा नहीं आ पाता, वो कुछ अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी यील्ड आता है उस यील्ड में से उसके उसकी जो मार्केट वैल्यू रहती है उसका बहुत छोटा पोर्शन एक्चुअली फार्मर को मिलता है। तो बीच का जो मेजर पोर्शन है वो दूसरों को मिलता है, दैट इज ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स ऑलवेज गेन। सो दिस वाज द केस विद द वैश्यास। एंड उन्होंने एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के बाद दे क्लेम देयर द्विजा स्टेटस एंड दे गॉट इट ऑल्सो। एंड सो दे ऑल्सो became a part of the upper varna. Then Shudras, they were the lowest in social hierarchy and were meant to serve the upper three varnas. तो इसमें हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का मेंशन है। शूद्रास में भी कुछ ऑक्यूपेशंस जो थे जिनको मीनियल ऑक्यूपेशंस की तरह ट्रीट किया गया, जैसे कि झाड़ू मारना, सड़क साफ करना, या फिर कचरा उठाना, या फिर इवन चमड़े का काम करना। इनको इम्प्योर, बेसिकली प्योरिटी पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट उसके साथ आने लगा। ठीक है। सो जो अग्नि के ज़्यादा क्लोज होगा वो उतना ही प्योर होगा, और जो उससे जितना दूर होगा वो उतना इम्प्योर होगा। सो some occupations started to be branded as menial occupations or defiling occupations। तो वो जो पर्टिकुलर ये थे शूद्रों में भी, हर कोई अब वो ऑक्यूपेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं था, तो उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। तो शूद्रास वर बेसिकली नॉट अलाउड टू लिसन टू द वेदास, एंड दे कुड नॉट वेयर adorn that sacred thread, यानी उपनयन सेरेमनी उनकी नहीं होती थी। बेसिकली दे वर नॉट वाइज बॉर्न। एंड और फिर वही इनमें जितनी डिसेबिलिटीज थी और उससे भी ज्यादा डिसेबिलिटीज थी अनटचेबल्स में। ओके। ना आज की डेट में इनफैक्ट जो कास्टिज्म एज सच फॉलो होती है वो इट इज लेस बिटवीन ब्राह्मण एंड एन अनटचेबल, बट मोर बिटवीन द अदर बैकवर्ड क्लास एंड एससीज एंड एसटीज। ये इनमें ज्यादा है कास्टिज्म आपस में। यानी ब्राह्मण्स या जो बाकी के अपर कास्ट है वो इतने ज्यादा डिस्टेंस ये नहीं करते जितने शूद्र ही आपस में उसको फॉलो करते हैं। एक उसका रीजन ये भी है कि दे आर ऑल्सो, दे आर बैकवर्ड ऑल राइट, बट दे आर एजुकेशनली ऑल्सो बैकवर्ड। सो दैट इज मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन, so that is why that can be one of the reason. Okay. Now the upper three varnas were known as the dvijas, that is twice born. Then the upper three varnas were entitled to the Upanayan or investiture with the sacred thread. Now education began with Upanayan ceremony. Sometimes the girls were also initiated. Now the age of Upanayan was 8 years. अब वो Upanayan ceremony कब किसको फॉलो ये करनी है, तो वो अलग अलग वर्णों के लिए उसकी अलग अलग व्यवस्था थी। So Brahmins, a Brahman child would get initiated at the age of 8 years. Then a Kshatriya boy would get initiated at the age of 11, and then a Vaishya boy at the age of 12. So certain sections of artisans such as Rathakar or chariot makers enjoyed high status and were entitled to the sacred thread ceremony. तो और भी कुछ, लेकिन ये अब जैसे रथकार जो है या सोनार है, ठीक है, या वैसे तो ओबीसी कास्ट में ही आएंगे, शूद्रों में ही आएंगे, लेकिन कुछ कुछ इनको अलाउड था उपनयन सेरेमनी करना, just because of their particular kind of occupation. Okay. Now the Aitreya Brahman, the Brahmana says that the Brahman has been described as a seeker of livelihood. Aitreya Brahman is a literature. I told you, Brahmanas are also a class of literature. Okay, which basically explain the social and religious significance of all the rituals or mantras mentioned in the Vedas. So the Brahmanas, Aitreya Brahman में ऐसा लिखा है कि a Brahman has been described as a seeker of livelihood and an acceptor of gifts, but removable at will. Okay, यानी वो अब तुमको कौन सा पुजारी किसको रखना है ये हमारी मर्जी, हम प्रेजेंट इसको हटा सकते हैं, वो भी तुम्हारे लिए परमानेंट नहीं रहेगा।
Okay, then a Vaishya has been described as the one who pays tribute and is to be opposed at will, and he can also be beaten. Okay, then the Shudra has been termed as the servant of another to be made to work at will and to be beaten at will. और इसमें वैश्य क्षत्रिय के बारे में नहीं लिखा है इस स्लाइड में, तो क्षत्रियाज आर बेसिकली supposed to receive tributes and services from Vaishyas and Shudras respectively. So in the later Vedic age, polygamy was prevalent and there were instances of child marriage. Now the term Nagar appears for the first time in the later Vedic age, showing faint beginnings of town life. Now there are various types of potteries found in the later Vedic age, that is black and red ware, then black slipped ware, plain grey ware, red ware, ये सब जिसके बारे में हमने किया ना, दिस ये व्हाट डू दीज पॉटरीज रिप्रेजेंट एक्चुअली, इसमें ये जो potteries actually represent the level of technology. Okay, and that is why they are important for analyzing history. और इसमें फिर रेड वेयर वॉज मोस्ट पॉपुलर, लेकिन अबंडेंस में जो मिला है, जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर टाइप ऑफ पॉटरी यहाँ मिली है, दैट वाज पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू बोलते हैं जिसको. सो हाउएवर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पॉटरी वाज द पेंटेड ग्रे वेयर, एंड दैट इज व्हाई दीज कल्चर्स लेटर वैदिक फेज is also known as the PGW culture, that means painted grey ware culture or painted grey ware face. Now then regions, अलग अलग regions में अलग अलग जो kings के नाम थे, king राजा को कैसे संबोधित किया जाता था. ईस्टर्न साइड में उसको सम्राट बोलते थे, वेस्टर्न साइड में सुव्रत, देन नॉर्दर्न साइड में विराट, देन सदर्न में साउथ इंडिया नहीं बोलेंगे, सदर्न साइड ऑफ द आर्यन, ये यानी गोदावरी साइड के एरिया में भोज, एंड किंग ऑफ द मिडल कंट्री वाज नोन एज राजा. नाउ द वर्ड वेदा इज derived फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद, means to know or knowledge par excellence. Okay, now Vedic texts are derived between divided between Shrutis and Smritis, जो हमने तुमको, जो मैंने बाइफर्केशन तुमको लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, श्रुतिज आर बेस्ड ऑन हियरिंग एंड स्मृतिज आर बेस्ड ऑन मेमोरी. ठीक है, सो श्रुतिज में क्या क्या आता है, जो सारे चार वेद है वो, फिर ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, गीता, ये सब श्रुतिज में आता है बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन हियरिंग. और फिर स्मृतिज में जो सब मेमोरी पे बेस्ड है, उसमें आते हैं सारे पुराण, फिर तुम्हारा रामायण, महाभारत, जातक कथाएं बुद्धिस्ट टाइम की. ओके, और कई सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर भी. तो खैर वो वैदिक लिटरेचर में नहीं आता. नो, गीता इज नॉट एन एपिक. गीता तुमको पता नहीं है क्या क्या है, व्हाट इज गीता. गीता रामायण का, देखो महाभारत में जब युद्ध शुरू होने से पहले कृष्णा ने अर्जुन के साथ एक डिस्कशन हुआ, और वो काफी इलेबोरेट डिस्कशन था कि धर्म क्या होता है, धर्म युद्ध क्या होता है, उसके ऊपर. तो वो उसका कंपाइलेशन है, वो कोई अपने आप में कोई स्टोरी नहीं है. एपिक्स आर बेसिकली स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज. वो तो उपदेश है कृष्ण के, और वो कृष्ण के उपदेश बेसिकली कहाँ से आया है, वो इन्हीं सब वेद, पुराण, वेद, उपनिषद और इन सब का जो निचोड़ है वो गीता है. ठीक है, एंड अनदर क्लास ऑफ लिटरेचर इज स्मृतिज. ठीक है, so four Vedas and Samhitas, the Brahmanas, the Aranyak, the Upanishads form the class of literature known as Shrutis. For Rig Veda, now it is derived and divided into 10 books or mandalas. Books second and seventh are considered the oldest books. Now book first and eighth and 10th seem to be the later additions. A collection of, now it is a collection of 1028 hymns of the of a number of priestly families. Now it was written between 1700 to 1500 BC, where when Aryans were still in Punjab. Now the books second to seventh are earliest.
Books second to seventh are earliest and are also called as family books. Okay. Then they are attributed to uh, Grita Samada, विश्वामित्र, वासुदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कनव एंड अंगिराज, ये सारे अलग अलग क्लास ऑफ ऋषिज थे जिन्होंने ये फैमिलीज थी जिनका कंट्रीब्यूशन था इस इन हाइम्स को लिखने में. नाउ द नाइन्थ मंडल इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू सोमा. ठीक है. टेंथ मंडल कंटेन्स द फेमस पुरुषुप्ता हाइम that explains the origin of four varnas, and Gayatri mantra is associated is the most sacred hymn of Rig Veda. So Gayatri mantra भी तुमको मालूम है क्या? Then comes the Yajurved. Now Yajurved is the ritualistic Ved. So it is divided into Shukla Yajurved, Krishna Yajurved. Then Atharva Ved mentions beliefs and practices of non-Aryans. In the Atharvaved, Sabha Samiti are described as twin sisters, the daughters of Prajapati. Written in prose, it deals with procedure for performance of sacrifice and contains rituals as well as hymns. Okay.